नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस या लास्ट एपिसोड होगा वर्ल्ड वाले बुक से। तो फर्स्ट वीडियो हमने बहुत सारी चीज़ें देखा था कि सोवियत संघ में क्या विशेषता थी, क्या कमियां थी, विघटन का क्या कारण था। उसके बाद 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो है वहाँ के जो सचिव बनते हैं, सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या स्टेप लिया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ। जनरली हम 75% फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण था। तो आज हम देखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव जो महासचिव बनते हैं 1985 में, उनका क्या स्टेप होता है, कौन सी नीति होती है जिसकी वजह से उनके ही पार्टी में, यानी कह सकते हो कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उसी में फूट पड़ती है। और उसी के साथ साथ जो गोर्बाचेव होते हैं वह इस्तीफा देते हैं। उनके इस्तीफा के साथ ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ का विघटन हो जाने के बाद सिर्फ एक पावर ब्लॉक बच जाता है जो कि अमेरिका होता है, यानी कि एक ध्रुवीय का आरंभ होता है 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव का विघटन और उसके साथ साथ सोवियत संघ का अंत, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम, शॉक थेरेपी क्या था, भारत और सोवियत संघ के क्या पढ़ते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव का विघटन कैसे होता है, किस तरह अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी में इनका विरोध होता है और उसी के साथ सोवियत संघ का अंत होता है। तो आपको पता है सोवियत संघ के जो महासचिव बने थे 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने, ठीक है, अपने देश के अंदर जो भी प्रॉब्लम थे उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने महासचिव ये बने। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने अपने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार के लिए एक लोकतांत्रिक नीति का एक आह्वान किया, नीति से चलाने का काम किया। जब और भी इनके अंदर जो नेता थे, ठीक है, उन्हें जब पता चला कि अब तो लोकतांत्रिकरण की नीति के तहत यहाँ की आर्थिक राजनीतिक सुधार होगी, तो उनका तंत्र बिगड़ने लगा, यानी कि उन्हें लगने लगा कि अब हमारे पेट पे लात लगी। कहने का मतलब वह अपने पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसी नीति का विरोध जो है ना खुद कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जाने लगा। सोच सकते हो लोकतांत्रिक तरीका तो कितना बेहतर है। वह यही तरीका अपनाकर यहाँ के आर्थिक राजनीतिक जो भी सुधार है उसे करना चाहते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जिन्हें इनसे हानि पहुँचती, जो फ़ायदा उठाते थे गरीबों का, तो उसने तो प्रॉब्लम क्रिएट होता, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही इनका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ इनके जो नीति थी वह स्लो डाउन था, यानी बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। सोवियत संघ के में जो जनता का एक तबका था जिसे बहुत ही हानि सहनी पड़ रही थी, वह चाहती थी कि सोवियत संघ के जो महासचिव बने हैं गोर्बाचेव, वह तेज़ी रफ्तार में काम करे। ठीक है, लेकिन उनकी रफ्तार में बहुत ही गति सुधार जो भी कार्य थी उनमें बहुत ही कमी थी। ठीक है, कार्य करने की जो गति थी वह कम था। ठीक है, जिसके कारण जनता को लगा कि नहीं, अब उनको धीरज खोना पड़ गया, यानी कि वह पैसेंस उनके पास नहीं बच सका। जो तबके को ज़्यादा हानि पहुंच रही थी, जो तबका चाहती थी गोर्बाचेव जल्द आए और यहाँ की सुधार बहुत फास्ट करे और जल्द से जल्द यहाँ की समस्याओं को दूर करे, लेकिन उनके पास पैसेंस खोने के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि उनकी गति बहुत ही स्लो थी। तो गोर्बाचेव से ये जो है नाराज़ हो गए उनके सुधार गति के कारण। ठीक है, उनका यानी कहने का मतलब है कि जिसे और लोकतांत्रिक तरीके से जो शासन व्यवस्था चल रही थी उससे जो फ़ायदा उठ रहे थे, उन्हें और कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उनका यह कहना था कि जो हमारी सत्ता है और विशेषाधिकार है वह कम होंगे, अब कम हो रहे हैं, क्योंकि गोर्बाचेव लोकतांत्रिक तरीका को अपना लिया है, जिससे उन्हें लग रहा था कि गोर्बाचेव यह बहुत जल्दी कर रहे हैं। एक तरफ लग रहा था कि उनकी गति में बहुत कम है एक तबके के जनता को, और दूसरे और इन्हें लग रहा था कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारे विशेषाधिकार जा रही है, और गोर्बाचेव जो है वह बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। तो इसी सभी घटना के क्रम में, खींचातानी के क्रम में गोर्बाचेव का जो समर्थन है हर तरफ से ख़त्म हो गया। एक तरफ तो आपने देखा कि पैसेंस खो दिया जनता ने, दूसरी तरफ इनके पार्टी के लोग ही, इन्हें लगा था सत्ता हमारी जा रही, विशेषाधिकार जा रही है और गोर्बाचेव बहुत जल्द कर रहे हैं, तो उधर से भी इनकी जो समर्थन थी वह समाप्त हो गई। उसी के साथ साथ 25 दिसंबर 1991 को जो महासचिव होते हैं सोवियत संघ के, वह राष्ट्रपति पद पर से इस्तीफा देते हैं
और इसी के साथ सोवियत संघ का अंत होता है। सोवियत संघ का अंत होने से एक घटना और है कि जो रूस होता है, सोवियत संघ होता है, उसमें 3 देश जो होते हैं बहुत बड़े गणराज्य होते हैं, जैसे रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, यह अपने आप को घोषणा कर देती है कि हम सोवियत संघ से हट रहे हैं। तो इसी के साथ साथ क्या होता है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। ठीक है, अब देखो सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम निकला वो देखते हैं। देखो सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ वो देखते हैं। अगर इससे आपको क्वेश्चन पूछी जाएगी तो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप 8 पॉइंट लिख देते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको पता है सोवियत संघ जो शीत युद्ध चल रही थी वह 2 राष्ट्रों के बीच चल रही थी, 2 महाशक्तियों के बीच चल रही थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद दूसरी दुनिया का भी पतन होता है। क्यों? दूसरी दुनिया किसे कहा जाता था कि जो सोवियत संघ के गुट में जो शामिल देश थी उसे दूसरी दुनिया का संज्ञा दिया गया था। ठीक है, तो उसका भी पतन हो जाता है, हथियार का होड़ खत्म हो जाता है। आपको पता है कि शीत युद्ध के दौरान हथियार का होड़ चलता है सोवियत संघ और अमेरिका के बीच, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यह भी होड़ खत्म हो जाता है। विचारधाराओं की लड़ाई होती है। आपको पता है कि अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा का था और सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा का था। तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही विचारधारा की लड़ाई थी वह भी समाप्त हो जाता है। अमेरिका एकमात्र महाशक्तियाँ बन बैठता है क्योंकि 2 महाशक्तियाँ थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। ठीक है, तो यूएसएसआर के विघटन के बाद सिर्फ एक महाशक्तियाँ पूरे विश्व में बच जाता है जो है यूएसए जिसको अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट है कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होती संस्थाएं वह ताकतवर देशों की जो है सलाहकार बन जाती है। तो ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है हम लोग यूएनओ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 की शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो ये शॉक थेरेपी क्या है आगे हम लोग पॉइंट वाइज इसको समझेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8वां पॉइंट आप लिख सकते हो कि नए देशों का उदय हुआ। ठीक है, क्या लिखोगे? नए देशों का उदय हुआ। 9वां पॉइंट आप लिख सकते हो कि अमेरिका का वर्चस्व सभी क्षेत्रों में दिखने लगी। आप 9वां पॉइंट आप ऐड कर लोगे कि अमेरिका का वर्चस्व सभी क्षेत्रों में दिखने लगी, यानी कह सकते हो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैनिक, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और व्यापार सभी क्षेत्रों में अमेरिका का वर्चस्व दिखने लगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा शॉक थेरेपी के बारे में समझते हैं। तो शॉक थेरेपी क्या था? एक जनरल भाषा में बोले तो आप कह सकते हो कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो सोवियत संघ का विघटन होता है इसके साथ ही साम्यवाद विचार का विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ के खेमे में जो भी राष्ट्र था उन्हें लगता था कि अमेरिका तो पूंजीवाद अपनाया है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया। तो अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उनके अंदर जो राष्ट्र था वह पूंजीवाद की ओर मुड़ने लगा। ठीक है, यानी सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देश जो हैं पूंजीवाद को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी साम्यवादी राष्ट्र पूंजीवाद की ओर संक्रमण हुआ, उसी को शॉक थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी सोवियत संघ के देशों को अब अचानक उनके यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे साम्यवाद कर लोगे। अचानक साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद व्यवस्था की तरफ मुड़ना पड़ा। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य जो भी थे और पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे उन्हें पूंजीवाद के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया उन्होंने, तो उन्हें ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। मैंने पहले शॉक थेरेपी का जो डेफिनेशन दिया वो भी लिख सकते हो और ये भी आप लिख सकते हो कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के जो भी देश थे पूंजीवाद के लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार की मॉडल को अपनाया जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं। या आप ये शॉक थेरेपी का डेफिनेशन लिख सकते हो कि सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी राष्ट्र पूंजीवाद की तरफ संक्रमण हुआ या मुड़ा, उसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। शॉक थेरेपी आपको पता है कि पूंजीवाद की तरफ गया तो इसमें निजी स्वामित्व की बात की जाती है। तो शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मलकियत का रूप निजी स्वामित्व होगा, जो कि पूंजीवाद का एक कह सकते हो रूप होता है कि पूंजीवाद में जो मलकियत होता है वह निजी हाथों में होता है। अब देखो शॉक थेरेपी को अपनाकर पूर्वी सोवियत संघ के देशों ने क्या बदलाव किया, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ में जो भी राष्ट्र होते हैं वह शॉक थेरेपी अपनाता है, तो उन्होंने क्या बदलाव किया।
इन्हीं बदलाव के साथ साथ उन्हें प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई। पहला, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को अपनाया, ठीक है, क्योंकि साम्यवाद तो खत्म हो गया। निजी स्वामित्व को अपनाया, पूंजीवाद में निजी स्वामित्व की वर्चस्व होती है। तीसरा, सामूहिक फर्म को निजी फर्म में बदला। कैसे? सामूहिक फर्म यानी साम्यवाद में सामूहिक रूप से किसी भी संस्था को चलाई जाती थी, लेकिन अब आप पूंजीवाद व्यवस्था में आए तो अपनी निजी फर्म में वह चेंज हो गया। चौथा, पूंजीवादी पद्धति से खेती करना शुरू किया। तो पूंजीवादी पद्धति क्या होता है? पहले साम्यवादी पद्धति होती है, साम्यवादी पद्धति में आपको खेत में ज़्यादा ही मजदूर देखने को मिलते हैं, लेकिन पूंजीवादी पद्धति में आपको मजदूर कम देखने को मिलेगी और टेक्नोलॉजी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से वह खेती करना शुरू कर दी। मुक्त व्यापार अपनाया गया, ठीक है। और अब जो है यहाँ पे अब हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, अब व्यापार पश्चिमी देशों से भी होना शुरू हो गया, क्योंकि यह पूंजीवाद मॉडल को अपनाया था और पश्चिमी जो राष्ट्र थी, देश थी, वह पूंजीवाद था, तो इन दोनों के बीच जो है व्यापार होना शुरू हो गया। अब देखो, इसके साथ ही शॉक थेरेपी अपनाने के बाद इनकी जो भी पूर्वी सोवियत संघ के राष्ट्र थे उन्हें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो वो भी देखते हैं क्या क्या समस्याओं का सामना करना, यानी कि शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ, अंततः क्या नेगेटिव इफेक्ट हुआ, वो भी देखते हैं। देखो, शॉक थेरेपी अपनाया सोवियत संघ के में जो भी राष्ट्र था। आपको पता है कि सोवियत संघ के अलावा और भी जो राष्ट्र थे फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर था। अब अचानक साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर मुड़ना उनके लिए डिफ़िकल्ट था। तो पूंजीवाद में जो भी राष्ट्र था वह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, ये पूंजीवाद की ओर गए और अपना जो भी अस्तित्व था वो भी इनका डूब गया। तो क्या हुआ कि पूरे क्षेत्र का अर्थव्यवस्था नाश हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि पूंजीवाद में आपको पता है, आप शॉक थेरेपी की ओर गए यानी कि पूंजीवाद की ओर गए, तो पूंजीवाद में पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा उनके पास पूर्ण आर्थिक रूप से वह मजबूत नहीं थे जो भी पूर्वी सोवियत संघ के राष्ट्र थे। तो इसकी वजह से वहाँ की आर्थिक व्यवस्था तहस नहस हो गई। अब आर्थिक व्यवस्था तहस नहस होगी तो वहाँ की जनता को तो बर्बादी की मार झेलनी पड़ेगी। तो दूसरा पॉइंट ये। उसके बाद जो राज्य नियंत्रण और औद्योगिक ढांचा है वो भी बर्बाद हो गया। अब आपके पास सबसे मेनली जो भी चीज़ होती है किसी भी राष्ट्र के लिए आर्थिक होती है, तो वही समाप्त हो गया। तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके साथ साथ जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी और जो राज्य नियंत्रण और औद्योगिक ढांचा था वो भी बर्बाद हो गया। अब यहाँ देख सकते हो कि महत्वपूर्ण उद्योग जो थे कम से कम कीमतों पर बेचने लगे। अब किसी भी राष्ट्र की प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी, आर्थिक समस्या की, तो वो क्या करेगी? बेचना तो उन्हें पड़ेगा ही। तो इससे ही सबसे बड़ा ग्रास सेल कहा गया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ग्रास सेल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि पूर्वी सोवियत संघ के राष्ट्र जब शॉक थेरेपी अपनाता है उसके बाद जो परिणाम होती है कि महत्वपूर्ण उद्योग जो होते हैं कम दामों पे बिकना शुरू हो जाती है, जिसको इतिहास का सबसे बड़ा ग्रास सेल कहा जाता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि लोगों का जो जमा पूंजी होता है ख़त्म होने लगता है और यहाँ की जो जीडीपी होती है वो अभी उसमें भी गिरावट आती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में जीडीपी का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे। शॉक थेरेपी का कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। रूस का जो मुद्रा होता है वो रूबल होता है, उसमें भी गिरावट आता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रूस का मुद्रा क्या था, तो रूबल। ठीक है, आठवां, अमीर और गरीब के बीच का विभाजन हुआ, यानी अमीर और गरीब के बीच जो है ना विभाजन हुआ, भयानक विभाजन हुआ कि अमीर हो गया और गरीब हो गया। क्योंकि अमीर कौन हुआ? जो पूंजीवाद को पहले से अपनाया था, जो स्ट्रांग था आर्थिक रूप से, लेकिन जो गरीब देश था जो पूंजीवाद को अपना लिया था, जो शॉक थेरेपी को अपनाया, उनका परिणाम आपने देख लिया, जिसकी वजह से अमीर हो गए और गरीब हो गए। यह था शॉक थेरेपी का परिणाम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा लास्ट टॉपिक है भारत और सोवियत संघ का संबंध। ठीक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान जो है आपको पता है कि शीत युद्ध जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रहा था, लेकिन भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। और यह अपने ऐसी स्थिति में था भारत कि अगर एक राष्ट्र भारत के विपक्ष बन जाती है तो यह किसी भी
पावर ब्लॉक में जाके मिल सकता था। ऐसी स्थिति भारत की थी। ठीक है, तो सोवियत संघ के संबंध जो है उस समय गहरे थे। शीत युद्ध तो चल रहा था, लेकिन अंदरूनी मामले अगर कहे तो उस समय सोवियत संघ जो है भारत को अत्यधिक सहायता कर रही थी। तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की वजह से, तो उसमें सोवियत संघ ने सहायता किया था, जिससे भारत और सोवियत संघ का रिश्ता और गहरा हुआ। ठीक है, तो इससे आलोचकों का कहना हो गया कि उन्हें अवसर मिल गया कि भारत सोवियत संघ का हिस्सा था, पहले से ही बात हो रहा है, लेकिन सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। इन दोनों के संबंध थोड़ा अच्छे थे, लेकिन भारत गुटनिरपेक्ष के सदस्य थे। अब देखो, दोनों का संबंध बहुआयामी है। बहुआयामी का मतलब बहुत सारे क्षेत्रों से इन दोनों का संबंध अच्छा है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम देखेंगे आर्थिक संबंध, ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन देखेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल रिलेशन देखेंगे, और एक जो है वह डिफेंस रिलेशन देखेंगे, और उसके बाद एक कल्चरल रिलेशन को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं भारत और रूस के जो आर्थिक संबंध थी उसको। तो भारत और रूस की संबंध की बात करें तो भारतीय कंपनी जो थी सोवियत संघ ने उसको मदद किया। किस तरह मदद किया? जो भिलाई इस्पात संयंत्र केंद्र था और बोकारो इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम में जो कारखाने थे इस्पात के, उसमें हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन संयंत्रों के लिए मशीनरी जो टेक्नोलॉजी है उससे सहायता किया भारत को। ठीक है, तो ये था आर्थिक संबंध की भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम जैसे इस्पात कारखानों को हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन संयंत्रों के लिए मशीनरी तकनीकी की सहायता दी। किसने? सोवियत संघ ने। अगर हम राजनीतिक संबंध की बात करें, राजनीतिक संबंध की बात करें, ठीक है, तो 1971 में, ठीक है, 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान में, उसमें भारत को रूस ने हेल्प किया था, ठीक है, मदद किया था। उसके बाद यूएन में, यानी यूएनओ में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया। किसने? तो सोवियत संघ ने। ये राजनीतिक संबंध आपने देखा, 1971 के युद्ध में मदद किया और यूएनओ में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो सैन्य संबंध, सैन्य संबंध की अगर बात करें तो बहुत सारे सैन्य उपकरण बनाने की समझौता हुई। किसमें? भारत और सोवियत संघ में। और उसके बाद अंत में अगर हम बात करें कल्चरल रिलेशन का, यानी सांस्कृतिक संबंध का, तो भारतीय हिंदी फिल्म जो है वह सोवियत संघ में भी लोकप्रिय है। 2001 में भारत यानी इंडिया और रूस के बीच सामरिक समझौता के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय, यानी दोनों पक्षों से द्विपक्षीय दस्तावेजों पर सहमति हुआ। 2001 में, आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2001 में रूस और भारत के बीच सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच जो है कितने द्विपक्षीय दस्तावेज पे हस्ताक्षर हुआ? तो 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर जो है हस्ताक्षर हुआ। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जीडीपी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।